अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अब पढ़ेंगे कि हमारा यहाँ C एंड D पॉइंट यानी कि समतापी संपीड़न। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आइडियल गैस जो सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है, अब हम उसको उठाकर कहाँ रख देंगे, सिंक में रख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो हमारा कंटेनर था, ठीक है, उसको हमने उठाकर कहाँ रख दिया, हमने उसको सिंक पे रख दिया। अब सिंक पे रखा और हमने क्या करा, पिस्टन को दबाया। पिस्टन को जैसे ही हम दबा रहे हैं, हम किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो दबा रहे हैं, तो उसके क्या होगा, तापमान में यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ, अब आपका दबाने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, देन आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी इक्विवेलेंट जो हीट है वो हमने किसको दे दी, हमने सिंक को प्रदान कर दी। ठीक है, तो हमने इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप वाला जो पात्र है उसको हमने उठाकर सिंक पे रख दिया, एंड देन हमने पिस्टन को दबाया। दबाने से क्या होगा, उसके वॉल्यूम में, आयतन में क्या हुई, कमी होने लगेगी। आयतन में कमी होने के फलस्वरूप उसके टेम्परेचर में क्या होगा, वृद्धि होगी। अब उसी टेम्परेचर की इक्विवेलेंट जो हीट है वो हमने किसको दे दी, सिंक को प्रदान कर दी। अब क्या है, और ये प्रक्रिया हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम कहाँ तक नहीं पहुँच जाए, P4 और V4 की यहाँ तक ना पहुँच जाए, क्योंकि टेम्परेचर उसकी इक्विवेलेंट हीट तो हमने सिंक को दे दी, तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, T2 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है किसी चीज़ का, वॉल्यूम का कंप्रेशन हो रहा है, और समताप क्या आपका इक्विवेलेंट रह रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, समतापीय संपीड़न बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, अब इसमें भी हमारा जो ये इसमें ये ग्राफ में किससे पॉइंट से दर्शाया गया, हमें CD से हमने इसको दर्शाया गया। अब इसमें भी किया गया कार्य जो होगा वो W3 होगा, और W3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था, जो W1 है उसकी इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि समतापी प्रसार की तो वही प्रोसेस है, तो बार बार उसको वैसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हम W3 डायरेक्ट लिख देंगे। और जो हमारा लॉग जो होता है वो मैंने आपके उसमें E के बेस पे करवाया था, इसमें मैं आपको अगर 10 के बेस पे हम लॉग लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 2.303 NR। ठीक है, NR आपका T2 log of 10 V4 एंड डिवाइडेड बाई, क्योंकि वहाँ पे क्या था आपके पास में 2 या लॉग के E का बेस था, हमने 10 की बेस में अगर हमको उसको चेंज करना है तो हम क्या कर देते हैं, 2.033303 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन हमारा बेस हमारा चेंज हो जाएगा। तो वहाँ क्या था हमारे पास में, V2/V1 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हमको V3/V4 में चेंज कर, क्योंकि हम जब W निकालेंगे तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहीं डायरेक्ट इसको चेंज कर देते हैं, चाहे इसको W3 बोल दो, चाहे इसको Q3 बोल दो, क्योंकि एडियाबैटिक क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो हमारा DU जो है वो 0 होता है इसके अंदर। अब हम इसको चेंज करना है तो हम इसको माइनस ऑफ 030 NR T2 log of 10 V3/V4, क्योंकि हमने चेंज किया है तो यहाँ पे Q3 भी माइनस ऑफ Q3 लिखेंगे, एंड देन आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 1, 2 एंड ये थर्ड नंबर की आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो प्रोसेस है वो है रुद्धोष्म संपीड़न। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अब जब हम पात्रों को, अब हमारा जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है अब हम उसको किस पे रख देंगे, स्टैंड पे रख देंगे। स्टैंड पर रखने के बाद में हम वापस वो पिस्टन को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी कि हम उसको दबाएंगे। दबाने से क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से उसके टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा, T2 से वापस अपने जो आपकी इनिशियल स्टेट थी वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और जो इतना भी हमारा इसमें क्या हुआ कि आपके वही एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि आपने इसमें आपने कोई भी जो ऊष्मा का आदान प्रदान वातावरण से नहीं किया है, डैट मीन्स आपने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या हीट नहीं की है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म। एंड क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ है आपका कम हुआ है एंड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म संपीड़न बोलते हैं। और जैसे हम ग्राफ में किससे दर्शाते हैं, D से
ए पॉइंट की ओर इसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपका जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था nRT 1 माइनस गामा T2 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाता है। तो हम इसमें भी सेम वो का वो प्रोसेस कर सकते हैं कि हमारा जो W4 है वो क्या हो जाएगा, NR 1 माइनस ऑफ गामा। अब आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है टेम्परेचर, T2 से T1 की ओर, यानी कि आपका कहाँ पहुँच गया, क्योंकि उसमें क्या था T2 से माइनस ऑफ T1, ये T1 माइनस ऑफ T2 फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको हम माइनस के रूप में अगर हमारे पास में वही करना है, W4 इज इक्वल टू NR 1 माइनस ऑफ गामा, माइनस कॉमन बाहर निकाल दूंगी तो क्या हो जाएगा T2 माइनस ऑफ T1। ठीक, अब ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, 4th नंबर की इक्वेशन हो गई। अब हमें अगर इसका टोटल कार्य निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना, मैं इस ग्राफ को हटा सकती हूँ। समझ में आ गया आपको ये चारों प्रोसेस। एंड देन चारों प्रोसेस में इन वन साइकिल में इस इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 पुट करेंगे हम सारी वैल्यूज़, तो क्या हो जाएगी 2.033 NR T1 log ऑफ 10, क्या था आपके पास में वहाँ पर V2 बाय V1, ठीक है, प्लस ऑफ आपके क्या था NR 1 माइनस ऑफ गामा, क्या था आपके पास में T2 माइनस ऑफ T1 प्लस माइनस ऑफ 2.033 NR T2 log ऑफ 10 V3 बाय V4 और प्लस, और यहाँ माइनस कॉमन, ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ही कर देती हूँ यही डायरेक्ट, NR 1 माइनस ऑफ गामा T2 माइनस ऑफ T1। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा हमारे पास में 2.03 NR T1 log ऑफ 10 V2 बाई V1 माइनस ऑफ 2.033 NR T2 log ऑफ 10 V3 बाई V4। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन आ जाएगी, बट हमें इस लॉग जो है आपका V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4, या तो आप V3 अपॉन V4 को V2 अपॉन V1 में चेंज कर दीजिए, या फिर V2 अपॉन V1 को V3 अपॉन V4 में इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हुई, ये तो 5th नंबर की इक्वेशन हुई और ये आपकी 6th नंबर की इक्वेशन हुई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी एफिशिएंसी W निकालना है। अब W में क्या है आपका V2 V1 है और यहाँ V3 V4 है, तो अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना पड़ेगा, किसी एक को इसी फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अभी हमारे डायग्राम में हमने देखा कि हमारा जो B पॉइंट है और C पॉइंट है वो एक ही प्रोसेस पे, जो यहाँ से यहाँ B था और यहाँ C था, B और C कर्व में एक ही प्रोसेस पे था और वो था एडियाबैटिक एक्सपांशन पे था। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में आपके क्या होता है, आपको ये पता ही है, PV गामा इज इक्वल टू K होता है। P की जगह हम अगर अवस्था समीकरण लिख दे तो NRT V गामा K हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसको पूरे को कांस्टेंट मान लेती हूँ, तो K डैश में चला गया, TV क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K डैश हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे B और C पॉइंट के लिए हम बात करें तो B और C पॉइंट पर आपका वॉल्यूम क्या था, यहाँ तो वॉल्यूम था V2 और यहाँ वॉल्यूम था V3, यहाँ टेम्परेचर था आपका T1 और यहाँ आपका टेम्परेचर था T2। ठीक है ना, तो आपका टेम्परेचर और उसी से, तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, T1 V2
गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि के डैश से के डैश दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा T2 V3 गामा माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपका, मैं इधर लिख देती हूँ इसको, उधर तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब आपकी जो ये हमको जो है क्या इंटरचेंज करना है, तो अब आपकी क्या हो जाएगा T1 V2 गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। अब हम इससे क्या निकाल रहे हैं, T1 अपॉन, आप क्या निकाल सकते हो, T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा आपका पास में V3 अपॉन V2 गामा माइनस ऑफ 1। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 7th नंबर की इक्वेशन। 6th नंबर की आपके वो है ही इक्वेशन, ठीक है। अब आपके क्या है, अब हमारे T1 अपॉन T2 की वैल्यू ये आई है। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे जो एडियाबेटिक आपका जो कंप्रेशन हुआ था वो कौन से पॉइंट पे था आपका, D और A पॉइंट पे था, ठीक है। D और A पॉइंट पर आपके क्या थे, वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर क्या था, D पर आपके क्या था, D और A आपका जो वॉल्यूम था यहाँ तो V1 था और टेम्परेचर T1 था, और यहाँ पे T2 था और वॉल्यूम आपका V4 था, ठीक है। तो आप इससे भी आपको अब आप रिलेशन निकाल लेंगे हम इससे, तो क्या हो जाएगा आपका T2 V कौन सा आ जाएगा V4, ठीक है, गामा माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे आ जाएगा T1 और V1 और क्या आ जाएगा गामा माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब आप इसमें से भी क्या निकालेंगे, T1 अपॉन T2 निकाल लेंगे। T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा आपके पास में, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में V4 अपॉन V1 गामा माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, आपके 8th नंबर की इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, आपके नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, T1 अपॉन T2 और T1 अपॉन T2 दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका V3 बाई V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V4 V1 गामा माइनस 1, ठीक है। अब हमें इसको वापस चेंज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब उसको आपकी ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई और V3 अपॉन V4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। हमने इससे प्रूव कर लिया कि V3 अपॉन V4 की वैल्यू क्या है, V2 अपॉन V1 की वैल्यू है, ठीक है। तो V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब हम इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, 9th नंबर की आपकी इक्वेशन है, 9th नंबर की इक्वेशन को हम वापस पुट कर देंगे इन इस इक्वेशन। 6th नंबर की इक्वेशन, पुट 9 इन 6। अब हम इसको पुट करते हैं, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2.03 NR T1 log of 10 V2 upon V1 minus of 2.03 NR T2 log of 10 V3 अपॉन V4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। जो आपके कॉमन है वो चीज़ हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो 2.033 NR T1 माइनस ऑफ T2, ठीक है, और लॉग ऑफ 10 V2 अपॉन V1। ये आपका क्या आया है, कैपिटल W, डैट मीन्स आपका W आया है। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मैंने उस दिन ही बताई थी, क्या थी, टोटल वर्क डन एंड जो आपको हीट गिवन बाय द सोर्स, वो ये कार्य करने की क्षमता थी और आप जो हीट ली गई थी। तो हम क्या करेंगे अब इससे Q, तो Q1 तो आपने हीट ली है एंड देन आपका W ये आया है, तो हम इसको Q1 आपका क्या था, Q1 जो आपकी शुरू में ही मैंने आपको बताया था, चाहे उसको Q1 बोल दो और चाहे उसको आप W1 बोल दो, एक ही बात होगी। तो आप कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि दक्षता जो होगी, कार्नो इंजन की
दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन क्या हो जाएगी, ईटा इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q1, W अपॉन Q1 11 नंबर पे। W क्या है अभी आपके पास में, NR ठीक है, और आप इसमें अपॉन Q1 की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, Q1 इज इक्वल टू था आपके पास में डिवाइडेड बाय T1 ही था, P1 log ऑफ 10 V2 अपॉन P1, यही था आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपकी कैंसिल आउट हो गया वो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1, क्या बना 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, और इसको परसेंटेज के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा 100% कर दो उसको, ठीक। तो ये आपकी कौन से नंबर की इक्वेशन हो जाएगी, 12 नंबर की इक्वेशन। तो ये हमने कार्नो इंजन की क्या निकाल दी, दक्षता निकाल दी, ठीक है। दक्षता का फॉर्मूला न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी है कार्नो इंजन की। अब आपको इस जो फार्मूला है उससे ये पता चल रहा है कि हमारी एफिशिएंसी जो है कार्नो इंजन की वो किस पर डिपेंड कर रही है, ओनली T2 एंड T1, एंड T2 एंड T1 क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। तो आपका जो भी ईटा है यानी कि जो आपकी एफिशिएंसी है डिपेंड ओनली सोर्स के और सिंक के तापमान पर ही डिपेंड कर रही है, न कि आपके कोई वर्किंग सब्सटेंस पे। यानी कि आप वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी लो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो एफिशिएंसी है वो सोर्स एंड आपका जो सिंक है उसके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इससे पता चल गया आपको। तो आप इंजन में कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं। देन आप सेकंड इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या तो आप T2 को क्या करो 0 करो, या T1 को आप क्या करो इनफाइनाइट करो, तब जाके आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो 100% होगी। तो ऐसा आपके नेचर में तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम किसी भी आप अपने सिंक का टेम्परेचर T2 0 कैसे कर सकते हो, या T1 आप इनफाइनाइट कैसे कर सकते हो। इसलिए ये सिर्फ एक आइडियल चीज़ है कि हाँ अगर हम इस तरह से करें तो हमें ईटा की जो यानी कि हमारे जो कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% मिल सकती है। ओके, ये है आपके कार्नो इंजन के बारे में। आज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, कार्नो इंजन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। अब हम आपके जो कार्नो इंजन के भी आपके जो प्रमेय हैं, और प्रमेय पढ़ाने से पहले मैं आपको जो ऊष्मागतिकी के जो सेकंड लॉ है जैसे वो पढ़ाऊंगी, और उसमें ही आपका क्या यूज़ है, जैसे क्लासियस ने क्या कहा और केल्विन ने क्या कहा, उससे हमें इसको पढ़ना है। एंड उसी में ही आपकी कार्नो थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें इन दोनों को एक साथ पैरेलल ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन दोनों चीज़ों को समझ लेंगे। क्लासेस का स्टेटमेंट एंड कार्नो थ्योरम दोनों ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कार्नो है उसकी थ्योरम एंड देन उसका सेकंड लॉ दोनों ही एक साथ पैरेलल पढ़ेंगे। थैंक यू।